नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना को हराना है हमारी एक खास पेशकश, इस पर हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले सीएम शिवराज, वैक्सीनेशन और कोरोना संकट पर यह चर्चा हुई है। गरीबों को मुफ्त राशन देने पर भी चर्चा हुई। किसानों और गरीबों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात हुई है सीएम शिवराज की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, वैक्सीनेशन और कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। गरीबों को, किसान और गरीबों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। गरीबों को मुफ्त राशन देने पर भी चर्चा हुई। और अब बात हमारी इस खास पेशकश, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे कोरोना को हराना है। देश भर में कोरोना ने कहर बरपाया। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है, ताकि लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारायण अस्पताल रायपुर से डॉक्टर सतीश कुमार ज्योति, और उनसे हम बात करेंगे कि कैसे हम कोरोना को हरा सकते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार ज्योति एमडी मेडिसिन नारायण अस्पताल में है, वहाँ कार्यरत हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। इस समय आप लोग सबसे ज़्यादा बिजी हैं, और इस समय हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और कोरोना, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। तो अब मेरा सवाल, हालांकि अब लहर में थोड़ी कमी है, लेकिन अगर लापरवाहियां बढ़ती गई तो तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। अब कमी आने के बाद भी हमें अपने आप को किस तरीके से ढालना है, क्या क्या खान पीने में ध्यान रखना है, और क्या क्या एहतियात बरतनी है? डॉक्टर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है डॉक्टर? लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत, और डॉक्टर से हम फिर से जुड़ेंगे। और तब तक कोविड के बारे में बात कर लेते हैं। कोविड जैसे गंभीर लक्षण हैं, सांस लेने में कठिनाई या तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का गिरना, सीने में दर्द, तेज़ बुखार, बोलने चलने फिरने में दिक्कत होना, शरीर में दर्द होना, ऐसा लगना कि शरीर टूट रहा है, ये गंभीर लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं, समझ में आते हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आंखों का लाल होना, शरीर में कमज़ोरी आना, बहुत तोड़ देता है कोविड शरीर को। तो शरीर में अगर कमज़ोरी आ रही है, बदन दर्द कर रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सिर दर्द होना, ये भी एक लक्षण है कोरोना का। डायरिया, अगर पेट डिस्टर्ब है तब भी आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। जीभ पर धब्बे और सूजन, ये नए लक्षण हैं। पैरों के तलवे में सूजन, और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश कुमार ज्योति। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय देने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले ये, कोरोना की लहर ज़रूर धीमी पड़ी है, लेकिन ऐसे में लापरवाहियां लोग करने लगते हैं। अब हमें कैसे अपने जीवन को ढालना है, और कोरोना से भी बचना है, और साथ ही कोरोना को हराना भी है? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस काफ़ी कम हुए हैं और लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन हमें जो सावधानियां पहले बरत रहे थे वो अभी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उन्हें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, उन्हें वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेना चाहिए। और साथ में जो हम एहतियात बरतते हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचना, और जितना ज़रूरी हो उसी के लिए बस बाहर निकलना। तो ये सब जो हम पहले फॉलो करते थे, अभी भी फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये तो वो तमाम नियम कायदे कानून हैं जो कोविड के लिए हमें करने बहुत ज़रूरी हैं। कोविड हुआ और हम ठीक हो गए,
उसके बाद अपने आप को कैसे ढालना है, खाने पीने में कितना हमें एहतियात बरतनी है, या फिर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? जैसे अभी तो बहुत सारे लोगों को कोविड हो चुका है, उससे वो निकल भी चुके हैं। तो ख़ास तौर पे अब उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड के बाद डॉक्टर ने, कुछ लोग जो एडमिट हुए होंगे उनको डॉक्टर ने मेडिसिन दी होंगी, तो वो जिस तरह से बताई गई सावधानियां और मेडिसिन वो प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। प्लस सभी ने देखा है कि कोविड जिनको पहले से बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इन सब लोगों को उनको कोविड से ज़्यादा दिक्कत हुई है, वो ज़्यादा सीरियस हुए हैं। तो जिन लोगों को बीपी है, शुगर है, मोटापा है, उन लोगों को खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं वो रेगुलर लेते रहना है, शुगर की दवाइयाँ लेते रहना है, शुगर कंट्रोल में रखना है। जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए और पौष्टिक आहार लेना है, और अपनी जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि एक साथ से शुरू कर देना है। कोविड के बाद जो लोग वर्किंग होते हैं उनको कुछ समय के बाद फिर ऑफिस भी जाना होता है, तो ऐसे में कितने समय का गैप रखना चाहिए जब आप कोविड से ठीक हो जाते हैं? कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि वो तुरंत काम पर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोरोना में ये कहा जाता है कि कोरोना आपको पूरा तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है। जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या इसे किस तरह का कोविड है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उस हिसाब से हम लोगों को सलाह देते हैं कि ऑफिस कम जाए। जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, जो घर पे ही रह के ठीक हो गए, जो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वो तो कोरोना के जस्ट जो 15 दिन का आइसोलेशन होता है, तो वो 15 दिन आइसोलेशन कंप्लीट करके 1 हफ्ते रेस्ट करके वापस काम पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, काफ़ी दिन तक एडमिट थे, 2 आईसीयू में एडमिट थे, फिर वो डिस्चार्ज हुए, तो उन्हें कम से कम 15 दिन से 1 महीने का रेस्ट लेना चाहिए और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कही जा रही है। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? योग कितना लाभकारी होगा अगर हमें कोरोना हुआ है और उसके बाद हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, और अगर हमें कोरोना नहीं भी हुआ है तब भी, तो कितना ज़रूरी हो गया है अब एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन में, शैली में शामिल करना? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे लोग जो पहले से फिट हैं, जो फिज़िकली एक्टिव है, जिनका वेट ठीक है, जिनको दूसरी कोई बीमारी नहीं है, वो कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ पाए। उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हुई कि ज़्यादातर लोग घर में ही ठीक हो गए। तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए एक तो पौष्टिक आहार होना चाहिए और दूसरा एक्सरसाइज में योग का बहुत बड़ा रोल है। तो नॉर्मली भी योग करते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे कोरोना में जो सांस से रिलेटेड योग है, प्राणायाम है, वो अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए। जी, तो योग बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मैं उन पेशेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी जो पहले से डॉक्टर एक बीमारी झेल रहे हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट हों, चाहे वो डायबिटिक हों, या फिर कोई और बीमारी, किसी को हाइपरटेंशन की दिक्कत है, थायराइड, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बड़ी कॉमन है और हर चौथे इंसान में देखने को मिल जाती है। ऐसे लोगों को कितना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है अब इस कोरोना काल में? जी, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्हीं को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यदि उन्हें कोविड हो चुका है तो अपनी ब्लड प्रेशर का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं जिस टाइम में लिखी हुई हैं उस टाइम पे लेना चाहिए। शुगर की दवाइयाँ लेनी चाहिए। शुगर का बीच बीच में टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि बीच में अभी ब्लैक फंगस की भी केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। वो ज़्यादातर जिनके शुगर अनकंट्रोल रह रहा था उन लोगों को हो रहा था। तो शुगर वाले मरीजों को ख़ास तौर पे एहतियात रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको मोटापा है, उन लोगों में भी ख़ास तौर पे एहतियात रखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जिनको कोविड नहीं हुआ है,
तो उन्हें ख़ास तौर पे भीड़ भाड़ में इलाकों में जाने से बचना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके में कोविड ज़्यादा सीरियस होने का चांस है, ना कि ऐसे लोग जो पहले से स्वस्थ हैं। कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा टूट गए हैं मानसिक तौर पर। लोगों को लगता है कि अब कोविड की वजह से उनका जीवन पूरा तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, जो कि हुआ भी है। और कोविड के बाद जो ठीक हो गए हैं डॉक्टर, उनमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे ब्लैक फंगस, जिसने अपने अपने पैर पसारे हैं और कुछ लोगों की जान भी गई है ब्लैक फंगस की वजह से, कुछ की आंखों की रोशनी भी गई है। एक तो ब्लैक फंगस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला, इसके अलावा कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कोविड की मेडिसिन की वजह से हो सकते हैं? ज़्यादातर कोविड के मेडिसिन से तो उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं। कुछ लोगों में क्या, हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट हैं उनको जान बचाने के लिए हमने स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया। तो डायबिटीज़, कितनी बार स्टेरॉइड के कारण डायबिटीज़ में, जिनको पहले से डायबिटीज़ है उनका शुगर बढ़ जाता है, तो उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। तो कुछ लोगों में बहुत ये ब्लैक फंगस की बीमारी हुई है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उन्हें ब्लैक फंगस से खतरा नहीं है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है और जो आईसीयू में एडमिट थे, उन्हें उनकी जान बचाने के लिए हाई डोज में स्टेरॉइड देना पड़ा, तो उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा था और कुछ लोगों को हुआ भी। लेकिन बहुत से लोग ठीक हुए हैं, कुछ ही लोगों की जान गई है इसमें। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कोविड होने के बाद लोगों में मानसिक बीमारियां बहुत हुई हैं। लोग चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो उन्हें ध्यान देने की ये बात है कि ज़्यादातर लोग कोविड से ठीक हुए हैं। हमारा क्या, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, हर जगह ये कितने डेथ हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो उनका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर लोग 95-98% लोग अच्छे से ठीक हो गए हैं, तो उन्हें उस तरफ देखने की ज़रूरत है, ना कि कितने डेथ हुए हैं कोविड से उस तरफ। तो अपना ध्यान जो लोग ठीक हुए हैं उस तरफ लगाना चाहिए, ना कि जिन्हें कॉम्प्लिकेशन आए हैं, जिनका डेथ हुआ है, उस तरफ। अपने मेंटल पीस के लिए इस समय क्या कुछ किया जा सकता है, ताकि जो आप कह रहे हैं कि ध्यान एक तो बटाने की ज़रूरत है और हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, बहुत नेगेटिविटी इस समय पूरे देश में फैल गई है, तो उस तरफ से अपने ध्यान को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, इसमें तो सबसे अच्छा है कि हम उन्हें सिंपल डेटा देखना चाहिए कि कितने लोग को कोविड हुआ, कितने लोग ठीक होंगे। ज़्यादातर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ठीक हो गए, ज़्यादातर लोग घर पे ही ठीक हो गए। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसमें से भी ज़्यादातर लोग हैं। बस 1 to 2% लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग ठीक हो गए हैं। दूसरा है कि आप यदि कोविड से ठीक हो गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने हॉबीज़ में जाएं। जो आपकी हॉबी है वो करना शुरू करें, अपना काम भी धीरे धीरे शुरू करें, तब आपको अपने आप को नॉर्मल महसूस करेंगे और जल्दी रिकवर करेंगे। नहीं तो क्या, अपने पुरानी बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर मेंटल पीस नहीं आएगा। प्लस इन सब में योग का भी काफ़ी योगदान है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करनी चाहिए, तो उसका भी काफ़ी रोल है। जी, तो योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसको तो अपने जीवन में शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना किसी पेशेंट को हुआ, हालांकि अब मुझे लगता है वो सिचुएशन नहीं होगी डॉक्टर जो बीच में थी कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को अब कोरोना होता है और ऑक्सीजन लेवल गिरता है, तो क्या घर में कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल अगर थोड़ा बहुत गिरा है, 94, 92, 93 इसके बीच है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, अब जैसा कि है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल हैं, तो हम ज़्यादातर अब रेकमेंड कर रहे हैं कि 94 से यदि ऑक्सीजन ठीक है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो घर में इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। सभी को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि किसी की उम्र ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है, जिनको पहले से हार्ट की बीमारी, शुगर है, हाइपरटेंशन है, या फिर उन्हें चलने फिरने में सांस फूल रही है और उन्हें कोरोना हुआ है, तो उन्हें एडमिशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिनका 94 से ऊपर है ऑक्सीजन, जिन्हें सांस में दिक्कत नहीं हो रही है, जो पहले से स्वस्थ हैं, तो उनका इलाज घर में भी हो सकता है। जी, तो घर में अगर से कम ऑक्सीजन आने पे उन्हें एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। जी, और घर में अगर रहकर ऐसे जिनको माइल्ड
सिम्टम्स हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं और पता चलता है उनको, उनकी जब रिपोर्ट आती है तो उनको पता चलता है कि वो पॉजिटिव हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो घर में रहकर अगर ट्रीटमेंट करते ज़्यादा अच्छा होगा। वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि वैक्सीन हालांकि बहुत सारे लोगों ने लगवाई, कुछ लोगों में पहले भ्रांतियाँ थीं, उसके बाद उनके भ्रम टूटे और वैक्सीन लगवाई, लेकिन बहुत से लोग डॉक्टर अभी भी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप दूर दराज इलाकों में, गांव में जाओ तो वहाँ तो ये सुनने को मिलता है कि इसके बाद मौत हो जाती है। कितना ज़रूरी है अब वैक्सीन लगवाना लोगों के लिए? आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप बताएं ताकि लोग समझें इस बात को। जी, वैक्सीन इस समय सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है वैक्सीन। वैक्सीन के द्वारा ही हम इस पेंडेमिक को ख़त्म कर सकते हैं। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे गांव में देखा जा रहा है कि बहुत से लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी दवाई का थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता ही है। सिंपल सी कोई दवाई लेंगे तभी भी उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो वैक्सीन के लगाने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार 1 से 2 दिन रहता है, कुछ लोगों को बॉडी एक होता है, तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका नॉर्मल पैरासीटामोल ये लेके 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीन से किसी को कोरोना नहीं होता, वो हमारे बचाव के लिए। जब तक सभी लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक इस पेंडेमिक को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, टाइमली लगाएं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत फीवर, बॉडी एक हो सकता है जिसका जो कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, और सभी लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन, कुछ कंडीशन को छोड़ के। जो वो कुछ कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं डॉक्टर जिनको वैक्सीन अभी नहीं लगवानी है? ज़्यादातर हम लोग क्या, वैक्सीन जैसे किसी को अभी कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो उन्हें जब तक कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसके 2 से 3 महीने तक हम उन्हें सलाह नहीं देते हैं लगवाने के लिए। तो एक ये कंडीशन हो गई। प्लस कुछ कैंसर के पेशेंट जिनको हाई डोज में स्टेरॉइड चलता है उनको हम अभी लगवाने की सलाह नहीं देते, या फिर उनकी मेडिसिन कम करके हम फिर उन्हें लगवाते हैं। और कुछ लोगों को, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा मात्रा में एंटीकोआगुलेंट्स, खून पतला करने की दवाई ज़्यादा मात्रा में चलती है, तो उन्हें उनका डोज एडजस्ट करके हम लगवाते हैं। ये बहुत कम परसेंटेज है, 1% होंगे नॉर्मल पॉपुलेशन के, ज़्यादातर लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन जो लोग लगवाते हैं उनको ये बात करते हुए भी सुना है कि हम स्पुतनिक लगवाएंगे, या हम कोविशील्ड लगवाएंगे, या हम कोवैक्सीन लगवाएंगे, और एक कैटेगरी की जो मिल जाए हम वो लगवा लेंगे। तो कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, या तीनों अपना बखूबी काम करती हैं? क्योंकि लोगों में ये भी देखने को मिला है कि वो अपनी फेवरेट वैक्सीन चुनते रहते हैं कि हमें यही लगवानी है, और जब तक ये नहीं आएगी तब तक हम लगवाएंगे, भले ही उस अंतराल में उनको कोरोना क्यों ना हो जाए। जी, ये अच्छी बात नहीं है कि हम चूज़ कर रहे हैं। मेन है ये क्या टालना हो गया कि हम ये वैक्सीन आएगी तो हम लगवाएंगे। तीनों ही वैक्सीन काम करती है। कोई जो भी आपके आसपास जो अवेलेबल है वो लगाना चाहिए, ना कि हम इस पे डिसीजन लेते रहेंगे और उसके से 1 से 2 महीना लेट हो जाएंगे। वैसा ना करके आप जो भी वैक्सीन आपके पास में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो लगाना। तीनों ही वैक्सीन बहुत अच्छा काम करती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट से अप्रूव हुई हैं। डॉक्टर, अब वैक्सीन में 2 वैक्सीन के बीच का जो अंतराल है वो भी अब बढ़ गया है, इससे कोई हानि तो नहीं? ख़ासकर कोविशील्ड का पहले 28 दिन में लग जा रही थी, फिर और उसका टाइम बढ़ा, अब और बढ़ा, अब 3-3 महीने का समय मिल रहा है, 84 दिन का। जी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या, पहले हमें ये समझना होगा कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, जो कि पिछले 2 साल से इनके बारे में जान रहे हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, जैसे जैसे स्टडीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है, उस हिसाब से रिकमेंडेशन भी चेंज होती है। तो पहले रिकमेंडेशन था, जैसे हम लोगों ने लगवाया था तो 28 दिन के गैप में लगवाए थे। फिर स्टडीज़ में पाया गया कि अंतराल जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो जो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट देती है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। जी, अगर किसी लेडी ने वैक्सीन लगवाई, ये पहली डोज ले ली और उसको दूसरे डोज जब लग दी थी, उससे पहले उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर
उस कंडीशन में क्या होगा डॉक्टर? क्या पहली डोज उसकी बेकार जाएगी या दूसरी डोज उसे लगवानी चाहिए? हालांकि यही कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ वैक्सीन ना लगवाएं। तो देखिए इसमें क्या है, सेकेंड डोज हम एज अ बूस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी प्रेगनेंसी के लिए वैक्सीन नहीं आई है, अभी स्टडीज़ नहीं हुए हैं ख़ासतौर पे इंडिया में कि हम प्रेगनेंसी में वैक्सीन दे सकें। तो यदि किसी ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, उनकी प्रेगनेंसी आती है, तो उन्हें सेकेंड डोज अभी नहीं लगाना, एक ही डोज बस रहेगा उनके लिए। और जो उनका जो फर्स्ट डोज था यानी कि वो बेकार गया, उनको जब वो फिर से वैक्सीन लगवाएंगे तो फिर से उनको नई शुरुआत करनी होगी और पहली डोज लगवानी होगी? जी 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 बिल्कुल नहीं, फर्स्ट डोज उनका बेकार बिल्कुल भी नहीं गया है। फर्स्ट डोज के बाद भी हम देखते हैं कि 70% प्रोटेक्शन रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट डोज लगवाना उनका यूज़फुल है, इसमें कोई वो नहीं। कितने %? क्योंकि वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो फिर लोगों को ये भी लगता है कि जब वैक्सीन के बाद कोरोना पॉजिटिव आ ही रहे हैं तो क्या फ़ायदा वैक्सीन लगवाने का? क्या फ़ायदे हैं और कितने % कामयाब है वैक्सीन, चाहे कोई भी वैक्सीन? देखिए कोई भी चीज़ क्या 100% श्योर नहीं होती। तो वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि वैक्सीन लगाने से कोविड इन्फेक्शन का तो खतरा कम ही होता है, सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा ये होता है कि सीरियस नहीं होते इससे पेशेंट। ज़्यादातर जिनका दो डोज लग जाता है उन्हें कोविड होता भी है, जो कि कम चांस रहता है, तो वो सीरियस नहीं होते, उन्हें आईसीयू नहीं जाना पड़ता, उनकी डेथ की संभावना लगभग नील होती है। तो ये वैक्सीन क्या हम सीरियस होने की संभावना को काफ़ी कम कर देता है। जी, तो लोगों को यदि कोविड, कुछ लोगों को होने की फिर भी संभावना होती है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते, वो माइल्ड रूप में ही रहता है कोविड। अगर हम बात करें जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि हम हार्ट पेशेंट की बात कर रहे थे या फिर हम डायबिटिक, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, इनको वैक्सीन लगवाने पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं? जी नहीं, बल्कि हम बोलते हैं कि उन्हें और ज़रूरत है वैक्सीन की, क्योंकि जिनको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा प्रोन है कोविड के लिए और सीरियस कोविड होने के लिए, तो उन्हें ख़ास तौर पे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा वैक्सीन से। जी, हार्ट पेशेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ख़बरें ये आती हैं कि कोविड हुआ था, फिर पता चला ठीक हुए, फिर पता चला कि हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। हार्ट पेशेंट्स को कैसे अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिल के मरीज़ हैं, सेंसिटिव मामला है, और ये कहा जाता है कि जो कोविड की मेडिसिन्स होती हैं वो हैवी डोजेज़ होती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उनको कैसे अपना ख्याल रखना है? मेडिसिन्स तो उनको खानी ही पड़ेंगी डॉक्टर, लेकिन खाना पीना क्या होना चाहिए उनका? देखिए, जो हार्ट के मरीज़ होते हैं, तो कोविड से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट के जो मरीज़ होते हैं उनमें पहले से ही ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है और फिर कोविड भी हो गया, तो उनके में जो क्लॉटिंग होने की संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोविड के बाद। तो इसीलिए हम ज़्यादातर मरीजों को कोविड होने के बाद खून पतला करने की दवाई देते हैं। तो उन्हें ख़ास तौर पे वो पहले भी लेते रहते हैं, और जिस डोज में कोविड के बाद हम मेडिसिन देते हैं वो उन्हें लेना चाहिए खास। और खाने में जो कोविड के पहले उन्हें हार्ट वाले डॉक्टर जो बताए रहते हैं कि खाने में क्या परहेज़ करना चाहिए, नमक कम खाना है, पानी कितना लेना है, नॉर्मल पौष्टिक आहार खाना है, वो फॉलो करना है। ख़ास तौर पे खून पतला करने वाली दवाई उन्हें लेते रहना है, उन्हें मिस नहीं करना है। ब्लैक फंगस के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस होने का? जी, ब्लैक फंगस से उन्हीं लोगों को खतरा है जो पहले से डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ के बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो ज़्यादा बहुत दिन तक आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो उन्हें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि उनका निमोनिया ठीक हो सके। तो उनका शुगर
अनकंट्रोल रहता है तो उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनका शुगर लेवल नॉर्मल रह रहा है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा ना के बराबर है। केवल ऐसे मरीज जिनका शुगर अनकंट्रोल है, जो आईसीयू में बहुत दिन तक रहे हैं, ऑक्सीजन पे थे, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। तो इससे बचने का यही उपाय है कि शुगर कंट्रोल में रखें। डिस्चार्ज के बाद भी यदि हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर आपका शुगर देखेंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी रेगुलर शुगर चेक करते रहना चाहिए। कंट्रोल में हो तो ब्लैक फंगस होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। जी, ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से लेना है। कहीं भी जाकर आप किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं, इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस जो है वो नॉर्मल बीमारी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही हो सकता है। प्लस इसमें कोई एक डॉक्टर नहीं, 3-4 डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। शुरू में यदि शुरुआती दौर में ब्लैक फंगस को डिटेक्ट कर लिया जाता है, जो कि कहीं और फैला नहीं रहता है, नाक में ही केवल रहता है, तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं जो कि इंजेक्शन होती हैं, और वो दवाई काफ़ी दिन तक चलती है। पहले तो इंजेक्शन 1 से 2 हफ्ते हम लगाते हैं, उसके बाद टैबलेट या सिरप भी 2 से 3 महीने देते हैं। और यदि किसी का ब्लैक फंगस नाक से और ऊपर तक बढ़ गया है, आँख को इन्वॉल्व कर लिया है, ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया है, मुंह को इन्वॉल्व कर लिया है, तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। जान बचाने के लिए सर्जरी भी करना पड़ सकता है। हो सकता है बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर हमें आँख भी निकालनी पड़ती है, बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और उसके बाद दवाइयाँ भी चलती हैं। तो इसको जी, तो स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए और हमें बताने के लिए कि कोरोना से हम कैसे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।